हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 करेंगे। तो पीछे है बोर्ड, यहाँ है मार्कर, यहाँ है डस्टर। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले बता दूँ कि हमारे चैनल में अगर आपको फिज़िक्स या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें मेल कीजिए। हमारी ईमेल एड्रेस llphysics999@gmail.com। ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कहीं पे भी नोट्स, प्रिपरेटरी क्वेश्चंस एंड पेजेस चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट LLPhysics पे। तो उस वेबसाइट का फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तो पिछले वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग, वेक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारे नोट्स एंड प्रिपरेटरी क्वेश्चंस आ चुके हैं चैनल मतलब वेबसाइट पे। फटाफट से जाकर डाउनलोड करो, PDF फॉर्म है, उनको सॉल्व करके ज़रूर से सॉल्व ज़रूर से करना। तो हाँ, उनके सॉल्यूशंस भी आएंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे उनको प्रिपेयर करने में। कि देखो भाई, इतने सारे क्वेश्चंस तो है, बाकी तो प्रिपेयर करने में वक्त लगता है भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पूरा जो फुल चैप्टर है उनका पूरा फुल मतलब प्रिपरेटरी क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है उस वेबसाइट पे। जाके प्रिपरेटरी क्वेश्चंस, एग्ज़ाम क्वेश्चंस के सेक्शन में ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। तो आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। ओके, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वेरी गुड। इतनी जल्दी टाइम कैसे ही बीत जाता है। 2 मिनट पहले तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, अभी 2 मिनट भी हो गया। वैसे 2 मिनट पहले स्टार्ट किया तो 2 मिनट ही हो रहा है, ठीक है ठीक है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो है रेजिस्टिविटी। हाँ, उससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि एक सपोज एक इस टाइप का रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस है एंड एक, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। आप सर्च कर सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी करके LL फिज़िक्स यूट्यूब पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या नहीं मिला तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे पूरा वीडियो का लिस्ट है। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक टोटल प्लेलिस्ट आएगा आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द होल सीरीज़, ठीक है। तो ये एक बैटरी है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, इस पॉइंट को B नाम दिया। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB। तो मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने इस सर्किट को नीचे क्यों किया, छोड़ो, किया तो किया। ऊपर लिखते हैं कि VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल ऑफ VA मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। VA माइनस VB को मैं V लिखता हूँ, लेट। ये क्या है, ये V क्या है, इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है, मैंने इस रेजिस्टेंस को R1 लिखा, मतलब नाम दिया R1। तो हमारे पास आया, अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, मैंने पिछले वीडियो में ओहम लॉ करवाया था, EMF करवाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करवाया था। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें मालूम पड़ा कि ये जो हाँ, सपोज इसके अंदर से I करंट जा रहा है, हर जगह पे I करंट, I मतलब अमाउंट ऑफ करंट। ये वेरिएबल है, आप I को कुछ भी ले सकते हो, बाकी सब I लेते हैं, तो मैंने भी I ले लिया, ठीक। इस रेजिस्टेंस के अंदर से भी I करंट जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ने हमें क्या बताया, ओहम्स लॉ ने बताया कि अंडर सर्टन टेम्परेचर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ये जो I का करंट फ्लो कर रहा है ना, वो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब वेरिएशन के नियम के हिसाब से V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे एंड एक कांस्टेंट आएगा R, ठीक है। तो मतलब V इक्वल्स टू R इंटू I, जिसको हम प्रॉपर फॉर्म में V इक्वल्स टू IR लिखते हैं। ये R क्या है, मैंने इसको R ही दिया। ये R क्या है, ये R यही R है, मतलब ये R इस पूरे सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। ये जो R है ये इस पूरे सर्किट के अंदर के रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। कब,
जब V पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड I होगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो यहाँ से हम बता ही सकते हैं ना, यहाँ से तो हम बता ही सकते हैं कि R इक्वल्स टू V बाई आई, R इक्वल्स टू V बाई आई। इस जगह से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। ये जो फॉर्मूला है, मतलब हाँ एक और था कि ये R का यूनिट क्या है, R का यूनिट क्या है, R का यूनिट क्या है, R का यूनिट है ओहम, V का क्या है वोल्टेज, I का क्या है एम्पियर, I क्या है करंट, करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर एंड V का एम्पियर मतलब V तो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनका V का जो यूनिट है वो होता है वोल्टेज। ठीक है, V का यूनिट क्या होता है वोल्टेज, V का यूनिट होता है वोल्टेज। ठीक है, I का क्या होता है एम्पियर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू वोल्टेज बाई एम्पियर, वोल्टेज बाई एम्पियर को एक स्पेशल नाम दिया गया जो कि रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस मतलब R रेजिस्टेंस है, उसका एक स्पेशल नाम है जो नाम है ओहम। ठीक है, इस साइन को क्या कहा जाता है ओहम। ओहम क्यों कहा जाता है भाई, ओहम भाई ने, ओहम एक मतलब एक इंसान था, उस ओहम साइंटिस्ट ने में ये नहीं मतलब ये ओहम ने क्या बताया, ओहम ने बताया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो वहाँ से तो आसानी से डिराइव किया गया कि ये फॉर्मूला आएगा, ये ओहम ने हमें बताया। ठीक है, ये हमें ओहम ने बताया। तो यहाँ से वोल्टेज मतलब वोल्टेज बाई एम्पियर मतलब ओहम आता है। तो R का ये जो R का SI यूनिट है वो है ओहम, किसमें है SI यूनिट में। अब CGS में क्या होता है, ये तो SI में हुआ, CGS में क्या होता है स्टैट ओहम, स्टैट ओहम, स्टैट ऐसे नहीं लिखते, स्टैट OHM लिखते, मैंने ओहम लिख दिया। ठीक है, स्टैट ओहम। यहाँ से हम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जान सकते हैं फ्रॉम ओहम्स लॉ। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओहम्स लॉ, पिछले वीडियो को देखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, याद होगा। डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओहम्स लॉ वो हमें इस लाइन से निकालना है, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो मैं एक जगह पे फ्रेश लिखता हूँ, R इक्वल्स टू V बाई आई। अब ये R ही तो रेजिस्टेंस है ना, ये R क्या है, ये R ही रेजिस्टेंस है। आज लाइट ऑन नहीं, आज लाइट ऑन नहीं भाई। देखो अगर ये लाइट ऑन रहता है तो कितना ब्राइट लगता है ना, कितना ज़्यादा ब्राइट लगता है। बट क्या होता है, ये हमारा ये जगह पे एक लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो रेजिस्टेंस RES क्या लिखता है वो सी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, R ही तो रेजिस्टेंस होता है। अब फ्रॉम ये ओहम्स लॉ, फ्रॉम ओहम्स लॉ हम इसका डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, हम इस चीज़ को आसानी से देख के बता सकते हैं कि R क्या होगा, R होगा V अपन I। V तो I के ऊपर है ना, उसी को तो V अपन I कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है R विल बी द रेशियो ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, मतलब रेशियो बिटवीन द वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, वही होगा एक रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। बट एक्चुअल रेजिस्टेंस कुछ अलग होता है। एक्चुअल रेजिस्टेंस का अगर हम डेफिनेशन जानते हैं ना, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि मैं एकदम कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा स्मॉल लेटर में हैंडराइटिंग कुछ और ही खराब है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस और थिंग via which it भाई आपको दिख तो रहा है ना क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, which it via which it resists the flow of current is called
रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं मैटर की जगह पे कंडक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। कंडक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट आएगा, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर सब्सटेंस बताइए वाया विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। Through it is called रेजिस्टेंस। देखो भाई, आपको तो कंसेप्ट जानने से मतलब है। आप अगर लिटरल मतलब लिटरेचर की भाषा से ना भी लिख पाओ, आप खुद थोड़ा सा जाके लिख देना कि हाँ ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जैसे कि एक कंडक्टर या एक मटेरियल या एक सब्सटेंस। यहाँ पे थिंग की जगह पे ना एक और अच्छा शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, मटेरियल, वाया विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम हमारे चैप्टर में जिस रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, वो बेसिकली एक एप्लायंस होता है। क्या होता है? APPLAIANCE। क्या होता है भाई? एप्लायंस होता है। एप्लायंस मतलब भाई पानी गर्म करने वाला वो जो इंडक्शन ओवन होता है वो हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, एक मोटर हो सकता है, इसके सामने कुछ भी लगाओ, एक पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे जिस रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो ये सब होंगे, ठीक है। उनमें से कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। बट अगर आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि रेजिस्टर्स नाम का एक चीज़ होता है। क्या होता है? रेजिस्टर्स। उनका डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा। उनका कुछ ऐसा वैल्यू होता है, 1 ओम होता है। 1 ओम का मैंने रजिस्टर आज तक कभी देखा नहीं है, होता है शायद से होता है। 1 किलो ओम होता है, 2 किलो ओम होता है। फिर हमारा मैंने एक ख़रीदा था कि 10 किलो ओम का रजिस्टर। वो कैसा होता है ना, इतनू सा एकदम 2 रुपये 1 रुपये करके आता है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान में जाके कहोगे कि मुझे 10 किलो ओम का रजिस्टर दो, 10 किलो ओम का 10K का रजिस्टर दो। आपको कुछ नहीं कहना है, आप बस अपने एक इलेक्ट्रिकल दुकान में जाओगे, आपके बगल में कहीं पे भी जाके बस कहोगे कि मुझे एक 10K का रजिस्टर दो। क्या कहोगे कि 10K का रजिस्टर दो। वो आपको एक इस टाइप का हरा रंग का या सफ़ेद रंग का या पीले रंग का एक चीज़ देगा, उसको रजिस्टर कहा जाता है। वो क्या करता है? करंट को रोकता है, किसी भी सर्किट के अंदर उसको लगाया जाता है। काम एक ही है, यहाँ पे फैन है, वहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है, भाई कितना देरी हो गया, 13 मिनट हो गया, वाह। आज हमारा पहला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखो, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक सब्सटेंस, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास जिसका ये जो लेंथ है वो लेंथ L है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T है, ये चीज़ कॉपर से बना हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट तो डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पहला पॉइंट अपन द लेंथ, दूसरा पॉइंट अपन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा पॉइंट अपन टेम्परेचर, चौथा पॉइंट अपन द मटेरियल ऑफ, अपन क्या? द मटेरियल जिससे ये कंडक्टर बना हुआ है। और भी कुछ चीज़ है वो आपको अभी मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही बस कुछ चीज़ें हैं। गुड हुआ।
ये क्या थे, ये वो फैक्टर्स थे, फैक्टर नंबर 1 लेंथ, फैक्टर नंबर 2 एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, फैक्टर नंबर 3 सराउंडिंग टेम्परेचर या इस मटेरियल का टेम्परेचर, एंड फैक्टर नंबर 4 मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओ भाई 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 भाई, बाहर भाई आंधी तूफान आने लग गया, छोड़ो, हमें तो फिजिक्स लेकर मतलब है, घर के अंदर बैठा हुआ है चुपचाप फिजिक्स पढ़ते हैं, बाहर आंधी आया तूफान आया सब गया, ठीक है, मटेरियल के ऊपर। तो ये वो फैक्टर्स है जिसके ऊपर एक कंडक्टर, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखो क्या कहा, अब देखो, अब सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, थोड़ा सा मैं प्रॉपर डायग्राम देने की कोशिश करूँगा, मैं ना एक स्केल लेके बैठूंगा कल से, ठीक है ना, एकदम एक पक्का स्केल हो गया। भाई साहब बाहर बहुत तेज़ी से आंधी आ रहा है या बारिश आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, अच्छा आइडिया ना, ठीक है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ये बोर्ड स्ट्रेट है ना, मुझे दिख भी नहीं रहा है करीब से, हाँ स्ट्रेट है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, जिसका ये जो लेंथ है वो है L, क्या है L, ये लेंथ क्या है, मुझे एक दूसरा पेन खरीदना पड़ेगा, वो सपोज है L। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यह सपोज है A, इसका जो रेजिस्टेंस है, क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है सपोज R। तो हमें मालूम पड़ेगा वो बाढ़ आ गया बाहर, मतलब लिटरली बाढ़ आ चुका है, इतनी तेज़ी का बारिश हो रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, हमें कुछ लॉ के माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है, फिज़िक्स हमें बताता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, पहला तो वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली पहला क्या होगा, वो जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ के साथ। ये तीनों को मैं सर्कल कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर ये सर्कल क्लोज नहीं होता, ठीक है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड दूसरा क्या होगा, R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब R will be proportional to 1/A, R will be directly proportional to L and R will be inversely proportional to A, मतलब R will be directly proportional to 1/A। तो इन दोनों को अगर हम जॉइंट वेरिएशन में लाते हैं, R will be directly proportional to L/A, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, R इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लाते हैं, जो कांस्टेंट होगा हमारा रो L/A। ये क्या है, ये है रो, ये एक कांस्टेंट है, एंड इन दिस केस इस रो को, ये रो है, इस रो को कहा जाएगा रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला याद रख लो, बहुत मैथ्स में काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, R इक्वल्स रो इंटू L/A। अब रो का वैल्यू निकालते हैं, रो को इधर लाते हैं, R इंटू L/A, सिंपल मैथमेटिक्स, R इंटू L/A। कैसे भाई, यहाँ से ऐसे, ये क्या ऐसा है उड़न क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये इलाबोरेट करना है, यहाँ से ये कैसे आया है, अगर आपको ये इलाबोरेट करना है तो यहाँ देखो, ये तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई है ना, नीचे तो इसका भी बाई 1 है कि नहीं बताओ, इसका भी तो नीचे बाई 1 है,
मतलब R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल इक्वल्स टू आर ए, सॉरी रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। भाई 2 मिनट पहले वही तो लिखा था, है कि नहीं भाई? वही तो लिखा था। क्या लिखा था? रो इक्वल्स टू आर इंटू एल बाई ए, मतलब ये आर ऊपर के साथ मल्टीप्लाइड है, दैट्स इट। तो ये है वो हमारे रेजिस्टिविटी का। अब देखो निकालता है इसका यूनिट। ये हमारा फॉर्मूला है रो का, मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना पड़ेगा हमें, रेजिस्टिविटी का हमें यूनिट निकालना पड़ेगा। तो रो इक्वल्स टू आर इंटू एल बाई ए, थोड़ा सा साइड करके लिखता हूँ, रो इक्वल्स टू आर इंटू एल बाई ए है, ऐसा ही में निकलेगा। रो का यूनिट क्या आएगा, आर इंटू एल बाई ए। आर का यूनिट क्या है एसआई में? ओम है। एल का यूनिट क्या है? मीटर है। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर, ओम मीटर। देयरफॉर रो होगा ओम मीटर। ये कौन सा एसआई यूनिट? ये कौन सा है एसआई यूनिट? रो ओम मीटर। डेरिवेशन देख लिया यूनिट का, मतलब रो का है ओम मीटर। ये कौन सा यूनिट हुआ? यूनिट इन एसआई, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। कहाँ आता है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में देखो, हमें यहाँ पे मिला था, मैंने पोंछ दिया गलती से, रो इक्वल्स टू आर इंटू एल बाई ए। अगर लेंथ यूनिट हुआ, अगर मैंने लेंथ को यूनिट लिया, लेंथ को अगर मैंने 1 लिया, क्या लेंथ को 1 लिया, तो एरिया क्या होगा? 1 आएगा। अगर इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं? एंड ये रो इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कब होगा? जब ये जो दोनों स्टेप्स हैं तब सही, जब ये दोनों फैक्टर्स आएंगे तब एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के साथ इक्वल होगा। ठीक है, कब होगा? जब L इक्वल्स टू उस कंडक्टर का लेंथ 1 होगा। अगर लेंथ 1 हुआ तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 का स्क्वायर होगा, 1 होगा। भाई लेंथ मीटर हुआ तो एरिया तो मीटर स्क्वायर होगा। ये किसके लिए होता है? लेंथ यूनिट है, एरिया यूनिट है, यूनिट स्क्वायर है, किसके लिए होता है? बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग क्यों कहेंगे भाई, हम कहेंगे वो होगा सिर्फ एक यूनिट क्यूब के लिए। कैसे भाई? देखो क्या कर दिया मैंने, एक यूनिट क्यूब है, इसका सपोज ये जो साइड है ये है L इक्वल्स टू 1, तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये L, मतलब ये भी L। ये तो क्यूब है। क्यूब का क्या होता है? हर एक साइड इक्वल होता है, स्क्वायर होता है। 2D में स्क्वायर, 3D में क्यूब। L 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 सब L। तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया L इंटू L, L स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, एरिया भी क्या होगा? 1। मतलब ये एक यूनिट क्यूब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यूनिट क्यूब का हमेशा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के साथ इक्वल होगा। गुड, रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ कंसेप्ट क्लियर रेजिस्टिविटी का। अब जानेंगे कंडक्टिव। अब देखो, ये जो रेजिस्टिविटी है ना, इस रेजिस्टिविटी को ही एक और नाम से पुकारा जाता है। वो क्या नाम होता है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस। अब कहोगे कि ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के अंदर का डिफरेंस क्या है? ये जो रो पाया एंड ये जो आर पाया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है करंट को बांधा। रेजिस्टेंस क्या है? करंट को बांधा देना, करंट को रोक देना, करंट को अपोजिट में फोर्स देना, अपोजिट में उसको बोलना कि भाई भाग जा तू यहाँ से, तो यहाँ मत आ, तू भाग जा यहाँ से। ये क्या हो रहा है? उसको तो ऐसे हम कह रहे हैं कि जा यहाँ से जा, इसको तो हम रोक रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है। एंड रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? मैंने कहा बाधा देने की शक्ति, करंट को बाधा देने की शक्ति। किसकी शक्ति? कंडक्टर की शक्ति। एंड रेजिस्टिविटी क्या है? सॉरी मैंने गलत कहा। रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर जब करंट को बाधा दे रहा है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो उसको नहीं आने दे रहा है, बाधा दे रहा है। रेजिस्टिविटी क्या है? उस कंडक्टर की बाधा देने की शक्ति को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। रेजिस्टेंस है बाधा देना, रेजिस्टिविटी है बाधा देने की शक्ति। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इस टाइप का समझ लो। ठीक है, हुआ? हो गया? हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी का एक और नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। बाय द वे ये पार्ट 2 किसने लिख दिया है? अब नोटिस कर रहा हूँ भाई, कौन सा भूत आके पार्ट 2 लिख गया भाई? पार्ट 3 हो रहा है, पार्ट 2 लिख के चला गया। कौन आया है? पार्ट 2 लिखा किसने किया ये बताओ, एक बार बताओ, तुम में से किसने किया? नहीं, छोड़ो, पार्ट 3 चल रहा है। ठीक, गलती से पार्ट 2 लिख दिया, 3 की जगह पे 2 लिख दिया। ऐसे ही तो मैथ्स की गलत होती है, मतलब आपने पूरा मैथ्स किया, ठीक है, पूरा मैथ्स, लास्ट में जाके 2 + 2 = 4 आंसर निकला आपका। आपने आंसर की जगह पे 5 लिख दिया, ख़त्म। आपका 1 से 2 नंबर या 3 नंबर या पूरा नंबर भी काटा जा सकता है। हो गया? अब क्या करेंगे हम? अब जानेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ना, देखो रेजिस्टेंस मतलब आर मतलब रेजिस्टेंस। सिंपली जान लो 1/r मतलब कंडक्टेंस। क्या? 1/r मतलब कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टेंस मतलब जाने देना। अगर r तो रोकना हुआ तो उसका उल्टा 1/r तो उसको जाने देना ही होगा ना। r का यूनिट क्या था? ओहम था। इसका यूनिट क्या होगा? ओहम टू दी पावर -1, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई r अगर रेजिस्टेंस था, उसका यूनिट अगर ओहम था तो 1/r तो 1/ओहम हो जाएगा। ओहम टू दी पावर -1 होगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट है ओहम। इसका उल्टा मो। साइन भी उल्टा, नाम भी उल्टा, मो। काऊ मतलब वो जो काऊ होता है ना, मो करके डाक पुकारता है, वो मो नहीं है, ठीक है, ये मो है, ठीक है, मो उल्टा ऑफ ओहम, इसलिए देखो साइन भी उल्टा हो गया। ये क्या था? कंडक्टेंस। बाकी आपको कंडक्टेंस के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी पे। देखो ये हमने क्या जाना, बाय द वे मेरा ये ब्लैक पेन खुला क्यों है? इसको तो मुझे कुछ इस टाइप से उल्टा कहीं पे लटकना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल है, ठीक है। रेजिस क्या लिख रहा था? रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या? 1/ρ कंडक्टिविटी। इसका क्या रेजिस्टेंस यूनिट क्या निकला था? ओहम मीटर। इसका क्या निकलेगा? ओहम टू दी पावर -1 मीटर टू दी पावर -1, उल्टा है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
क्यों बिल्कुल भी नहीं, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर टू द पावर -1। ठीक है बेटा, नहीं भाई, मीटर टू द पावर -1 ठीक है, बट ओहम का उल्टा आएगा हमारा मो मीटर टू द पावर -1। यह है कंडक्टिविटी का यूनिट। आपको कंडक्टिविटी के बारे में भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, जैसे रेजिस्टेंस है वैसे कंडक्टेंस है, जैसे रेजिस्टिविटी है वैसे कंडक्टिविटी है। आज का हमारा एक और टॉपिक मैं एकदम, मुझे फर्स्ट में ये टॉपिक बता देना चाहिए था बट मैंने नहीं बताया। तो हाँ, एक और जान लो कि अगर आपका सपोज़ एक कंडक्टर के अंदर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सपोज़ आपके पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट को आने में बाधा दे रहे हैं। तो जितना आप इसके अंदर टेम्परेचर सप्लाई करोगे ये रैंडम और ज़्यादा दौड़ने लगेंगे और हर तरफ दौड़ेंगे। इस कंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बेटा नहीं भाई, क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? अप। गुड। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, बट रेजिस्टिविटी घटता है। ठीक है, क्या सॉरी रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है बट कंडक्टिविटी घटता है। रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना तो कंडक्टिविटी घटेगा ना, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टेंस कमेगा तो कंडक्टिविटी भी घटेगा। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो अगर सपोज R बढ़ा तो 1/R तो ऑफकोर्स घटेगा ना। R बढ़ेगा मतलब रो बढ़ेगा। अब रो बढ़ा, एक और बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आता है, एक बात आता है आपको बताओ। रेजिस्टिविटी रो, वो L लेंथ, एरिया A, टेम्परेचर, इन बाकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई देखो रो इक्वल्स टू R इंटू L/A। रेजिस्टेंस एक और क्या आता है? रेजिस्टेंस। रो इस कंडक्टर का, सपोज यहाँ पे कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी रो है, तो ये रो L, A एंड R इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी सिर्फ उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास दो मटेरियल है, एक ये एंड एक ये, इसका रो 1, इसका रो 2, इसका तो बहुत बड़ा लेंथ है भाई इससे। सपोज इसका L1 A1 R1, इसका L2 A2 R2। रो 2 एंड रो 1 इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। रो 1 एंड रो 2 ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, रो 1 एंड रो 2 ऑलवेज इक्वल होगा। क्यों होगा? रो रेजिस्टिविटी हमेशा एक कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। बट ये सपोज ये कॉपर का बना है, ये भी कॉपर का बना है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगा। बट अगर ये कंडक्टर Ag सिल्वर का बना है एंड ये कंडक्टर गोल्ड का बना है, तो इनका रेजिस्टिविटी कभी सेम नहीं होगा। तब L1 R1 A1 L2 R2 A2 के ऊपर इसका रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? आज का वीडियो यही पे एंड होगा। सिर्फ दो चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 में आएगा
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, एक और जो मैं एकदम पहले शुरुआत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बता पाया, कि I तो करंट है, फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर से, V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो I एंड V के बीच का एक ग्राफ होता है, y एक्सिस x एक्सिस, ये सपोज I है, ये सपोज V है, तो इनके बीच का जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। तो ये जो एंगल है, मतलब ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप हमें डिराइव हो रहा है, ये स्लोप एक चीज़ हमें गिव करता है। क्या गिव करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप जान लो कि बस I एंड V का जो कर्व है वो कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। बट आप इतना जान लो कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब दो या तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस को किस टाइप से लगाया जा सकता है। दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप बस नाम जान लो, सस्पेंस बने रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो टाइप के कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से शुरू करेंगे, उनको अच्छे से ड्राइव करेंगे, उनको बात उनके ऊपर दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत न्यूमेरिकल्स कम हो रहा है, न्यूमेरिकल्स हमें करना होगा। तो न्यूमेरिकल्स, आपको न्यूमेरिकल्स के जो वीडियोज़ हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स के वीडियोज़ नहीं, न्यूमेरिकल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको वहाँ से आप कर लेना, अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी तो चैनल ख़त्म, मतलब ये चैनल ख़त्म क्या बोलूँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टॉपिक ख़त्म हो जाए तो इसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक सेपरेट 1 आवर का वीडियो होगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए, एक वन शॉट भी आएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना बताया सब कुछ पहुँच दिया, ये क्यों रख दिया, पहुँच इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।